बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में 10th क्लास केमिस्ट्री के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 14 के दो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। 14.3 हीटिंग एंड कूलिंग कर्व और 14.4 एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग का डिफरेंस इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा एवेपोरेशन और बॉइलिंग पे एक्सटर्नल प्रेशर के क्या असरात हैं, इस चीज को भी डिस्कस किया जाएगा। तो टॉपिक का नाम है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। जब फिजिकल स्टेट्स की इंटर कन्वर्जन होती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वेपर्स में तब्दील होता है कोई सब्सटेंस, तो हम उसको हीटिंग कर्व के जरिए देख सकते हैं ग्राफिकली। इस तरह के ग्राफ को जो टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी के दरमियान बनाया जाता है टू व्यू द इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, इसको हीटिंग या कूलिंग कर्व कहा जाता है। 14.2 फिगर में आपकी बुक में जो अभी आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, ये हीटिंग कर्व भी कहलाता है और कूलिंग कर्व भी कहलाता है। इसमें एक्स एक्सिस पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी ली गई है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड लिया गया है। अब जब एक सॉलिड सब्सटेंस को पॉइंट ए पे आपने हीटअप करना शुरू किया, अगर मेरा कर्सर आपको दिखा सके, पॉइंट ए पे आपने जब हीटअप करना शुरू किया तो बढ़ते 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 टेम्परेचर आपका पॉइंट बी तक आ गया। और जब वो पॉइंट बी पे आया तो जो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होते होते, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज होते होते उसने कोहेजन फोर्सेस पे काबू पाना शुरू कर दिया। और जब वो पॉइंट बी पर पहुंचा, जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया, तो आपका सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना शुरू हो गया और इसके बाद आपका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि तमाम हीट एनर्जी जो इसके बाद और प्रोवाइड की जा रही होती है वो बॉन्ड तोड़ने के काम आ रही होती है टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो बी से लेकर सी पॉइंट तक आपका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहा। बिल्कुल देखें, कांस्टेंट कर्व आ रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर बिल्कुल यहां से इंक्रीज नहीं हुआ। नेक्स्ट ये कर्व आपको दिखा रहा है कि पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक जब टेम्परेचर मजीद इंक्रीज हुआ तो वही लिक्विड जो सॉलिड से कन्वर्ट हुआ था वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया। पॉइंट डी पे बॉइलिंग पॉइंट उसने मेंशन किया। अब जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उसमें बबल्स उठना शुरू हो गए। बबल्स उठना शुरू हुए, लिक्विड की कोहेजन फोर्सेस को काबू पा लिया गया और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अब डी से लेकर ई पॉइंट तक जितना भी टेम्परेचर आप उसे प्रोवाइड करेंगे वो सारा का सारा लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी को, इंटर अट्रैक्शन को, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आएगा और आपका जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया। ई पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, और वेपर्स में तब्दील हो गया। अगर इसी ग्राफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में हम डिस्कस करना शुरू करें, पॉइंट एफ से शुरू करें, तो जो आपके वेपर्स हैं जब उसको कूल डाउन किया गया तो कूल डाउन होने के प्रोसेस में पॉइंट एफ से पॉइंट ई पे जब आपका टेम्परेचर वापस आया, ठंडा हुआ, तो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन आ गया। इसका मतलब कि वेपर्स आपके कन्वर्ट होना शुरू हो गए लिक्विड में। और ई से लेकर डी तक जब लिक्विफिकेशन का प्रोसेस चल रहा था तो बिल्कुल भी आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि सारी एनर्जी किस चीज में सर्फ हो जाएगी? आपके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने में। इसी तरह पॉइंट डी जिसपे बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, जब इससे भी नुक्ता इंजमाद नीचे गिरेगा, आपका टेम्परेचर नीचे आएगा, तो पॉइंट सी पर आते आते जब पॉइंट सी आपका रीच करेगा तो आपका वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सॉलिड में। फ्रीजिंग पॉइंट पर आकर आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सॉलिड में। पॉइंट सी से लेकर बी तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा उसमें, बिकॉज जो हीट एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस लिक्विड को सॉलिड में बदलने में मददगार हो रही है। तो टेम्परेचर डाउन होते होते पॉइंट ई पर आ जाएगा और आपको एक सॉलिड सब्सटेंस वापस मिल जाएगा। तो अगर आप पॉइंट ए से लेकर एफ तक डिस्कस करेंगे तो फिर इसको हीटिंग कर्व बोलते हैं, और जब आप इसको वापसी पे रिवर्स प्रोसेस में पॉइंट एफ से ए की तरफ डिस्कस करेंगे तो इसको हम कूलिंग कर्व बोलते हैं। अब इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ताकि आप
इसको समझ सके। When a solid substance at point A is heated, its temperature increases। कि पॉइंट A पे आपने सब्सटेंस को हीट अप किया, उसका दर्जा हरारत बढ़ा, एक खास दर्जा हरारत हासिल करने के बाद उसने पॉइंट B पर मेल्टिंग होना स्टार्ट कर दिया। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉलिड। तो पॉइंट B इसका मेल्टिंग पॉइंट है। फर्दर हीटिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। मजीद आप हीट अप करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। पॉइंट B से लेकर C तक लाइन वही है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि आपका सॉलिड जो है लिक्विड में बदलने के प्रोसेस में था। When all the solid convert into liquid, the temperature start rising again। जब सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर दोबारा बढ़ना शुरू होगा C से D की तरफ। अब क्या होगा कि एक खास टेम्परेचर D पर आपका लिक्विड जो है बबल्स पैदा करना शुरू कर देगा और बॉइलिंग स्टार्ट कर देगा। दिस रिप्रेजेंट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। अगर आप इसको मजीद हीटअप करते हैं तो इंक्रीज टेम्परेचर में नहीं होगा। क्यों? कि तमाम लिक्विड कन्वर्ट हो चुका है गैस में, तमाम एनर्जी सर्व हुई लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में। तो डी से लेकर ई तक जो आपकी लाइन है वो हीट का टेम्परेचर का कोई इंक्रीज शो नहीं कर रही, जहां पर मेरा माउस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है द टेम्परेचर अगेन स्टार्ट्स राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ई and the curve represented by the steps from A to F is called a heating curve। तो ये आपने हीटिंग कर्व अपने पेपर में एक्सप्लेन करके आनी है, सामने तस्वीर बनानी है और ये स्टेप्स लिखने हैं। अब हम इसी कर्व को रिवर्स प्रोसेस में डिस्कस करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं, पॉइंट F से लेकर पॉइंट A की तरफ। इसको कूलिंग कर्व कहते हैं। अगर रिवर्स डायरेक्शन में कहता है when the gas present at the point F is cooled, its temperature start decreasing। तो अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं ऊपर वाले पेज पे, F से जब इसने टेम्परेचर ने ड्रॉप होना शुरू किया पॉइंट E पे, तो आपके वेपर्स ने लिक्विडिफिकेशन का अमल शुरू कर दिया। तो वो कहता है एट पॉइंट E इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। इस पॉइंट को कंडेंसेशन पॉइंट या लिक्विफिकेशन पॉइंट कहते हैं। एंड इट रिप्रेजेंट द सेम टेम्परेचर एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये वही टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल हुआ था, वापस जब उस पे ठंडा हुआ है तो वो वापस किस में आ गया है? लिक्विड में। टेम्परेचर विल हाउएवर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कुछ देर के लिए, जब तक के आपके सारे वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। फर्दर आप इसको कूल डाउन करेंगे तो आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा पॉइंट सी पे, जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाएगा। और ये वही टेम्परेचर है जिस पे मेल्ट होना शुरू हुआ था आपका सॉलिड। तो सी से लेकर बी तक आपके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चलेगा। इसके बाद आपकी बुक वाला पानी की एग्जांपल को डिस्कस करता है। पानी के लिए वो कहता है हीटिंग कर्व जो है वो आपका राइज ऑफ टेम्परेचर आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू कर देता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, फिर वो कांस्टेंट रहता है जब तक कि तमाम की तमाम बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। मजीद आप इंक्रीज करते हैं उसका हीटिंग प्रोसेस, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है हत्ता कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। तो वो उस पर बॉइल कर जाता है। एट दिस पॉइंट इट रिमेन कांस्टेंट। इस पर ये कुछ देर रुकेगा, लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा भाप में। तो कूलिंग कर्व जो है पानी के लिए वो टेम्परेचर की स्ट्रीम को डिक्रीजिंग पॉइंट पे शो करेगा, उलट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले आएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, तो आपकी स्ट्रीम कंडेंस होना शुरू हो जाएगी लिक्विड वाटर में। टेम्परेचर मजीद डिक्रीज करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, तो आपकी फाइनली जो है लिक्विड वाटर चेंज हो जाएगा आइस में। तो B2C और D2E ये वो लेवल्स हैं जिसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एक फेज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और एक लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें अगर आप A से F की तरफ जाएंगे तो आपका हीटिंग कर्व बन जाएगा, और F से वापस A की तरफ आएंगे तो आपका वही जो है वो कूलिंग कर्व बन जाएगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की जब इंटर कन्वर्जन होती है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे ये कन्वर्ट होते हैं एक स्टेट से दूसरे में। कभी कभार टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है।
अक्सर औकात टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चेंज करने से कन्वर्ट हो जाती है स्टेट, कभी कभार सिर्फ प्रेशर चेंज करने से भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो बर्फ की मिसाल देता है कि जब एक स्नो बॉल मेकर हाथ में बर्फ का गोला बनाता है तो वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है उसके हाथ के प्रेशर से। इसी तरह अमोनिया गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है टेम्परेचर -34 डिग्री सेंटीग्रेड पे और एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसके बरक्स इसे लिक्विफाइड किया जा सकता है 1 मेगा पास्कल प्रेशर अप्लाई करके। तो अब वहां सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां 1 मेगा पास्कल है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिहाजा दोनों फैक्टर्स प्ले करते हैं अपना अपना रोल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन और बॉइलिंग का डिफरेंस है। अब एवेपोरेशन और बॉइलिंग के डिफरेंस में सबसे पहले यह चीज नोट करने की जरूरत है कि एवेपोरेशन को किसी किस्म के हीटिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं है, किसी किस्म के टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एवेपोरेशन ऑल द टाइम फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन है। लिक्विड की सतह से वेपर्स बन रहे होते हैं, जबकि जो बॉइलिंग का अमल है उसमें वेपर प्रेशर का अमल दखल है। बॉइलिंग पॉइंट की आपको पीछे डेफिनेशन पढ़ाई है हमने फर्स्ट पार्ट में कि बॉइलिंग होती तब है जब लिक्विड के कंटेनर के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए। जैसे ही वेपर प्रेशर बराबर होता है तो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इन दोनों का हम फर्क डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन में। एवेपोरेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये सरफेस फिनोमिनन है, आहिस्ता आहिस्ता होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑटोमेटिकली होता है। इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर, सर्दी है गर्मी है एवेपोरेशन होती है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे। जैसे जैसे टेम्परेचर बहरहाल बढ़ेगा तो एवेपोरेशन ज्यादा होगी, ठंडे दिन होंगे बाहर नमी होगी तो फिर एवेपोरेशन कम होगी। एवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जहां से वेपर्स एवेपोरेट हो रहे हैं नीचे ठंडक महसूस होगी आपको। स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके लिए, जो कि लिक्विड के अंदर से ही उसको प्रोवाइड हो रही होती है। बॉइलिंग के केस में जब लिक्विड जो है गैस में तब्दील होना शुरू होता है, लिक्विड बबल्स बनाता है एट अ डेफिनेट एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर का कंटेनर का वेपर प्रेशर जिसे आप गर्म कर रहे होते हैं और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर, जब ये बराबर होते हैं तो बॉइलिंग होना स्टार्ट होती है। ये एक खास दर्जा हरारत पे होती है, नॉर्मल प्रेशर पे, जिस दर्जा हरारत को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग के अमल में कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होती और इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। हीट प्रोवाइड करने का अमल जो है वो इसके अंदर जरूरी है। इसी तरह असरात को डिस्कस करता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के ऑन द रेट ऑफ एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। तो जो बॉइलिंग और एवेपोरेशन है इनकी जो वेरिएशन है वो एक्सटर्नल प्रेशर के साथ लिंक्ड है। आपका जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, दबाव कम हो रहा है तो एवेपोरेशन आसानी से होगी। दबाव बाहर का ज्यादा है तो एवेपोरेशन कम हो पाएगी। अगर लिक्विड आपका ओपन कंटेनर में है तो आपके मॉलिक्यूल जल्दी स्केप हो पाएंगे, वेपर फेज में जल्दी आ जाएंगे, एज कंपेयर टू कि आपका लिक्विड जो है किसी ऐसे कंटेनर में है जिसका मुंह बंद है। बरक्स इसके ये एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, कंटेनर से निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप बाहर का प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर का दबाव होगा ये मॉलिक्यूल्स को वापस लाएगा लिक्विड स्टेट में और एवेपोरेशन को मुश्किल बना देगा। फिर एवेपोरेशन कम होगी या ना होने के बराबर होगी। जैसे सर्दियों में जब बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है, हवा ठंडी हो जाती है, हवा भारी हो जाती है, कसीफ हो जाती है, तो आपका एवेपोरेशन का अमल कम हो जाता है। जबकि गर्मियों में जब बाहर का प्रेशर कम होता है तो आपके कपड़े मिनटों में सूख जाते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं बॉइलिंग को एज कंपेयर टू इन रेफरेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। जब आपका लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है तो उस कंटेनर में लिक्विड के ऊपर बबलिंग होना शुरू होती है, बबल्स बनते हैं पहले, जो कि सरफेस पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बबल्स की, वो ऊपर आ जाते हैं। इस स्टेज पर आपके लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, हत्ता कि वो तमाम लिक्विड बॉयल ना हो जाए। ये हमने पीछे हीटिंग कर्व में भी डिस्कस किया। इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट कराची मेजर करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड
और फर्ज करें वो कहता है अगर मरी में मेजर करें तो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये एक फिनोमिनन जो इस टॉपिक में डिस्कस करना है। क्यों? मरी में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कराची या लाहौर या मुल्तान के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरी का कम है कराची की निस्बत, तो लिहाजा बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका वो डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा एट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा एट हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात आपको समझ होनी चाहिए कि जब तक अंदर का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है तो आपका लिक्विड बॉइल होता है। तो लिहाजा जिस इलाके में आपको ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा वहां पे। जहां लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। तो इस चीज को नोट कर लें, ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।